अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 11 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। इसमें हम गुडनेस ऑफ मेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम रिलायबिलिटी भी कह सकते हैं और वैलिडिटी भी कह सकते हैं। तो इस लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 11 में रिलायबिलिटी और कुछ पार्ट ऑफ वैलिडिटी पढ़ेंगे, और लेक्चर 12 में हम वैलिडिटी की बाकी टाइप्स पढ़ेंगे। सो दिस इज़ लेक्चर 11, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पार्ट 1। पहले कुछ डेफिनेशंस जो है वो देख लेते हैं। मेजरमेंट से मुराद है, आप जब किसी ऑब्जेक्ट को या इवेंट को कोई नंबर असाइन कर दें तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल मेजरमेंट। गुडनेस ऑफ मेजरमेंट कहते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को। रिलायबिलिटी से मुराद है किसी भी मेजर में जो स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी पाई जाती है, जितनी ये बढ़ेगी उतनी रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। और वैलिडिटी से मुराद है कि क्या हम उसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं जिसको मेजर करना चाहते थे। अगर तो जवाब यस में है तो वैलिडिटी मौजूद है। जितनी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बढ़ेगी उतनी ही गुडनेस ऑफ मेजरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो चार डायग्राम्स आपके सामने हैं, ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के दरमियान डिफरेंस जो है वो बता रही हैं। आप ये समझ लें कि ये एक फायरिंग जोन है, सामने जो टारगेट्स लगे होते हैं उनके ऊपर फायर किया जाता है। तो लेफ़्ट साइड पे टॉप, यहाँ आप देखें कि जो फायर किए गए हैं वो टारगेट से दूर हैं और इवन एक दूसरे से भी दूर हैं, टारगेट की रेंज में भी नहीं है और एक दूसरे से भी स्कैटर्ड है। तो हम कहेंगे कि ये रिलायबल भी नहीं है और वैलिड भी नहीं है। अगर आप राइट साइड पे आएँ तो ऑल्दो जो जो निशाने लगाए गए हैं वो इस टारगेट की रेंज के अंदर नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के बहरहाल करीब है। यानी इसमें एक रिलायबिलिटी का एलिमेंट तो पाया जाता है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। अगर आप थर्ड पे आएँ, लेफ़्ट पे नीचे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी निशाने लगाए गए हैं वो टारगेट के अंदर हैं, लेकिन वो स्कैटर्ड हैं, एक दूसरे के करीब करीब नहीं है। हम कहेंगे कि ये वैलिड हैं, लेकिन रिलायबिलिटी इसमें कम है या नहीं है। और जो लास्ट डायग्राम आप देख सकते हैं कि जितने भी निशाने लगाए गए हैं वो सारे के सारे टारगेट रेंज के अंदर भी हैं और एक दूसरे के भी करीब हैं। यानी इसमें वैलिडिटी भी पाई जाती है और रिलायबिलिटी भी पाई जाती है। जब निशाने लगाए गए अगर वो टारगेट जोन के अंदर हैं, रेंज के अंदर हैं, तो वो वैलिड हैं, और जब वो एक दूसरे के करीब करीब हैं तो वो रिलायबल हैं। तो पहले अगर हम रिलायबिलिटी को डिस्कस करें, इसकी दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। एक एक्सटर्नल रिलायबिलिटी है जिसे हम स्टेबिलिटी भी कहते हैं, दूसरी इंटरनल रिलायबिलिटी है जिसे कंसिस्टेंसी भी कहा जाता है। जो स्टेबिलिटी है इसकी 3 फॉर्म्स हैं: टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंस और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। इसी तरह जो कंसिस्टेंसी है इसकी भी 3 फॉर्म्स हैं: स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी और लो स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सटर्नल रिलायबिलिटी या स्टेबिलिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। और इसका नाम ही बता रहा है कि जब आप एक मेजरमेंट को कई दफ़ा करें और वो मेजरमेंट सेम आए तो इसका मतलब है कि उसमें टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मौजूद है। तो पॉइंट्स जो आपने जहन में रखने हैं कि सेम कॉन्सेप्ट इज़ मेजर्ड, और दोबारा जब उसे मेजर किया जाएगा तो वो कुछ हफ्ते बाद भी हो सकता है, वो 6 माह के बाद भी हो सकता है, यानी टाइम डिफरेंट होगा। जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो भी सेम होंगे, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट से मुराद क्वेश्चनर भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, कोई और टेक्निक भी हो सकती है, वो भी सेम होगा। तो जितनी भी बार मेजर किया जाएगा, हर एक मेजरमेंट में जो कोरिलेशन है वो फाइंड आउट किया जाएगा। ये जो कोरिलेशन है जितना ज़्यादा होगा उतनी ही टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। इसकी एक एग्जांपल ऐसे है कि किसी रिसर्चर ने एक कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, डेटा कलेक्ट किया, और फिर उसी रिसर्चर ने उसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए सेम जो ऑडियंस है उनसे डेटा कलेक्ट किया आफ्टर 2 मंथ्स। अब जो आज डेटा कलेक्ट किया है और जो 2 माह के बाद
डेटा कलेक्ट किया है उसके दरमियान कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या आर हम मेजर करेंगे। ये जो आर की वैल्यू है लेट्स से ये आई 0.83। अब चूंकि ये एक हायर वैल्यू, जितनी ये 1 के क्लोज होगी उतनी ये हायर वैल्यू होगी, तो हम कह सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट टाइप इज इक्विवेलेंस, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है जिसे हमने मेजर करना है। जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे वो भी सेम है, जिन लोगों से डेटा कलेक्ट करना है यानी रेस्पोंडेंट्स वो भी सेम है, लेकिन जो डेटा कलेक्ट करने वाले लोग हैं या रिसर्चर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। मसलन एक रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट किया और किसी और रिसर्चर ने अपने तरीके से डेटा कलेक्ट किया। अब दोनों रिसर्चर्स ने जो डेटा कलेक्शन की, अगर आप उसका कोरिलेशन फाइंड आउट करें और ये कोरिलेशन जो है वो हायर आ जाए, हायर से मुराद क्लोज टू 1, तो हम कहेंगे कि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में रिलायबिलिटी पाई जाती है और इस रिलायबिलिटी का नाम है इक्विवेलेंस। जी, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। लेट्स से हम ए से मुराद लेते हैं कि एक रिसर्चर ने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए किसी सैंपल से डेटा कलेक्ट किया, और बी से मुराद है कि उसी सैंपल से किसी और रिसर्चर ने जो है वो सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए डेटा कलेक्ट किया। अब दोनों की जो मेजर्स हैं या डेटा है उसके दरमियान कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.9 आया। तो ये 0.9 बता रहा है कि दोनों के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें रिलायबिलिटी पाई जाती है और इस रिलायबिलिटी को हम इक्विवेलेंस कहेंगे। नेक्स्ट टाइप इज पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, जिसमें सेम कॉन्सेप्ट को हमने मेजर करना है, रिस्पोंडेंट्स भी सेम हैं, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है उसके दो सेट्स बना लिए गए। ये हमने दो सेट्स जो बनाए हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट की वर्डिंग चेंज कर दी या उसके जो क्वेश्चंस हैं उसकी सीक्वेंस चेंज कर दी, यानी वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब हमने दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट किया और जो हमारे पास डेटा आया, जब हमने उसका कोरिलेशन फाइंड आउट किया, हाई कोरिलेशन 0.8 या अबव आ जाए तो हम कहेंगे कि दोनों रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इन दिस केस जो रिलायबिलिटी है वो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। पुलिस ने जब मुख्तलिफ जो क्रिमिनल्स हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो बाज़ दफ़ा ये कि वो मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। आज इन्वेस्टिगेशन की, 2 दिन के बाद वही वाले सवाल पूछ लिए, फिर कोई 1 हफ्ते के बाद वही वाले सवाल पूछ लिए, या मुख्तलिफ लोग जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, या बाज़ दफ़ा वो मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं, मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं उनके ज़रिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन उस क्रिमिनल से मिली है उसकी रिलायबिलिटी चेक की जा सके। अब इस केस में जब वो मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होगी, और मुख्तलिफ लोग जो इन्वेस्टिगेट करेंगे ये इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी बन जाएगी, और मुख्तलिफ तरीक़ों से जब उसको वो चेक करेंगे तो ये पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहलाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये चार्ट जो है वो एक समरी बता रहा है जो एक्सटर्नल रिलायबिलिटी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, हर दफ़ा सेम कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं, और इसी तरह जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो भी सेम हैं। इनके जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो हाईली कोरिलेटेड आ रहे हैं। अब टेस्ट रीटेस्ट में आप देखें कि सेम इंस्ट्रूमेंट है, रिसर्चर कोई भी हो सकता है, लेकिन टाइमिंग जो है वो डिफरेंट है। इक्विवेलेंस के केस में इंस्ट्रूमेंट सेम है, टाइम कुछ भी हो सकता है, और रिसर्चर जो है वो मुख्तलिफ होगा। इसी तरह पैरेलल फॉर्म में जो रिसर्चर है वो मुख्तलिफ होगा, टाइम कुछ भी हो सकता है, और इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। अब हम बात करेंगे इंटरनल रिलायबिलिटी या कंसिस्टेंसी की, और इसमें जो पहली टाइप है वो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहलाती है। इसमें हम करते ही हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसके दो हाफ्स बना लेते हैं। अब ये जो दो हाफ्स हैं वो इस तरह भी हो सकते हैं कि अगर उस इंस्ट्रूमेंट में 10 आइटम्स थी या 10 क्वेश्चन थे,
तो हम उसे 1 से 5 को पहला हाफ कह देते हैं और 6 से 10 को हम दूसरा हाफ कह देते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जो ऑड नंबर्ड क्वेश्चंस हैं 1, 3, 5, 7, 9 ये एक हाफ हो गया, और 2, 4, 6, 8, 10 यानी इवन नंबर जो क्वेश्चंस हैं उसके हम दूसरा हाफ बना लें। फिर हम दोनों जो हाफ्स हैं उसके दरमियान कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ये कोरिलेशन हायर साइड पे आ जाता है यानी 0.8 या अबव आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस इंस्ट्रूमेंट में स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मौजूद है। सेकेंड टाइप इज इंटर आइटम कंसिस्टेंसी, और इसको मेजर करने के लिए एक बहुत पॉपुलर टेस्ट है जिसे क्रॉनबेक अल्फा कहा जाता है। ये क्रॉनबेक अल्फा जो है वो हमें बताता है कि अल्फा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ क्या हैं। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो इस तरह से है कि अगर अल्फा की वैल्यू 0.5 से कम हो या 0.5 के करीब हो तो ये एक अनएक्सेप्टेबल रिलायबिलिटी होती है। अगर ये 0.5 और 0.6 के दरमियान आ जाए तो ये पुअर है। 0.6 और 0.7 के दरमियान आए तो ये क्वेश्चनेबल है, थोड़ी सी डाउटफुल है, और आपको इस केस में थोड़ी सी इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अगर ये 0.7 और 0.8 के दरमियान आए तो ये एक्सेप्टेबल जोन में आ जाती है। 0.8 और 0.9 के दरमियान आए तो ये एक अच्छी वैल्यू मानी जाएगी, और 0.9 या उससे ज़्यादा हो जाए तो ये एक्सीलेंट वैल्यू कंसिडर होगी। यानी जितनी वैल्यू ये क्लोज टू 1 होती जाएगी उतनी ही इंटर आइटम कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। इसके बाद जो टाइप है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। बेसिकली ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो हमें बताती है कि आपके इंस्ट्रूमेंट के जो मुख्तलिफ आइटम्स या क्वेश्चंस हैं उनका स्कोर नॉर्मल या एवरेज वैल्यू से या मीन वैल्यू से कितना दूर है। जितना इसमें ये स्कैटर्ड ज़्यादा होगा उतना स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा, और जितना स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा रिलायबिलिटी कम होती जाएगी। तो इसलिए रिलायबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को लो होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपके पास दो मेजर्स हैं, ए मेजर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बिलफर्ज वो 1.2 है, और बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.75 है, तो हम कहेंगे कि बी जो मेजर है ये ए की निस्बत ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आ रहा है। जी, अब हम गुडनेस ऑफ मेजर की दूसरी डायमेंशन पे आते हैं जिसे वैलिडिटी कहा जाता है। और वैलिडिटी के बारे में मैंने बताया था कि क्या हम उसी कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं जिसे मेजर करना चाहते थे, इस चीज़ का नाम वैलिडिटी है। अब इसकी टाइप्स देखने से पहले एक बात समझिएगा कि एक तो हमने वैलिडिटी को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन पढ़ा था। आपको याद होगा हमने इंटरनल वैलिडिटी पढ़ी थी। जितना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्लियर होता जाएगा उतनी ही इंटरनल वैलिडिटी बढ़ेगी, और एक्सटर्नल वैलिडिटी से मुराद उसकी जनरलाइजेबिलिटी थी। जितना हम उसे ज़्यादा जनरलाइज कर सकें एक्सटर्नल वैलिडिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अब इस लेक्चर में हम वैलिडिटी को जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, और उसके कॉन्टेक्स्ट में इसकी दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। एक जजमेंटल है और प्री डेटा, यानी जो क्वेश्चनेयर की वैलिडिटी के बारे में बताएगी डेटा कलेक्शन से पहले, और दूसरी जो है वो एम्पेरिकल है और पोस्ट डेटा है, यानी जो क्वेश्चनेयर की वैलिडिटी के बारे में बताएगी आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिकल वैलिडिटी की, जो कि प्री डेटा है और जजमेंटल है। और लॉजिकल वैलिडिटी में जो सबसे पहली टाइप है उसे हम फेस वैलिडिटी कहते हैं। फेस वैलिडिटी से मुराद ये है कि जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को देखें तो देखने पर ज़ाहरी तौर पर वो आपको लॉजिकल लगे, वो आपको वैलिड लगे। यानी आप यूँ समझ लें कि एक सब एग्जामिनर हैं, उन्होंने मार्केटिंग रिसर्च का एक पेपर सेट किया, और जो हेड एग्जामिनर हैं उनको दिखाया कि जी ये पेपर मैंने बनाया है। अब वो पेपर देख के उसको सरसरी तौर पे देखते हैं और वो कहते हैं कि देखने में तो ये एक मार्केटिंग रिसर्च का पेपर ही लगता है,
इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट बता रही है कि वो इसकी फेस वैलिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो अभी डिटेल में नहीं गए, सिर्फ अपेरेंटली उसको देख के उन्होंने बता दिया कि देखने में ये वैलिड मार्केटिंग रिसर्च का पेपर लगेगा और ये फेस वैलिडिटी है। इसके बाद है कंटेंट वैलिडिटी, जिससे मुराद ये है कि एक क्वेश्चनर की जो आइटम्स हैं वो किस हद तक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, या यूं कह लें कि वो किस हद तक सेम एलिमेंट को जो है वो मैयर कर रही हैं। जैसे अभी मैंने पिछली एग्जांपल दी कि एक सब एग्जामिनर ने मार्केटिंग रिसर्च का पेपर सेट किया और जो हेड एग्जामिनर हैं उन्होंने उसको सरसरी तौर पे या अपेरेंटली देख के कहा कि देखने में तो ये पेपर ठीक लगता है। अब अगर वो थॉरली उसको चेक करें हर सवाल को, और हर सवाल को देखने के बाद वो ये फैसला करें कि जितने भी क्वेश्चंस उस पेपर में दिए गए हैं वो सारे मार्केटिंग रिसर्च से ही पूछे गए हैं, उनका ताल्लुक किसी और सब्जेक्ट से नहीं है, तो ये कंटेंट वैलिडिटी कहलाएगी। यानी जब आप किसी चीज़ को डिटेल में देखने के बाद ये फैसला करते हैं कि इस चीज़ का ताल्लुक फ़लाँ फील्ड से है या फ़लाँ कॉन्सेप्ट से है या फ़लाँ जो क्वेश्चनर है वो फ़लाँ कॉन्सेप्ट को ही मैयर कर रहा है, तो ये कंटेंट वैलिडिटी बन जाएगी। लॉजिकल वैलिडिटी में तीसरी जो टाइप है वो सैंपल वैलिडिटी है, और इससे मुराद ये है कि एक क्वेश्चनर में जो कंटेंट है क्या वो बैलेंस्ड कंटेंट है, क्या वो सारे कॉन्सेप्ट को कवर करता है। इसकी मिसाल वही मार्केटिंग रिसर्च का पेपर उसे लेके चलते हैं। जब उसे अपेरेंटली देखा गया और कहा गया कि ये देखने में एक मार्केटिंग रिसर्च का ही पेपर लगता है, तो ये फेस वैलिडिटी है। जब उसको प्रॉपरली पढ़ के डिटेल में चेक किया जाए और हर सवाल जो है वो देखा जाए और पता चले कि हर सवाल का ताल्लुक मार्केटिंग रिसर्च की डोमेन से ही बनता है, तो ये कंटेंट वैलिडिटी है। लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या मार्केटिंग रिसर्च का सारा सिलेबस जो है वो उस पेपर में कवर किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद सवाल जो थे तो मार्केटिंग रिसर्च के वो दे दिए गए और बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो पेपर में पूछा ही नहीं गया उनके बारे में। तो अगर ऐसा है कि वो सारे उस कंटेंट को कवर करता है तो उसमें सैंपल वैलिडिटी पाई जाएगी, और अगर वो पूरे कंटेंट को कवर नहीं करता तो उसमें सैंपल वैलिडिटी मिसिंग है। मिसाल के तौर पे मार्केटिंग रिसर्च में आपको पता है कि कई तरह के कंटेंट्स हैं। मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस भी है, रिसर्च डिज़ाइन भी है, मेजरमेंट है, सैम्पलिंग है, डेटा एनालिसिस है, रिपोर्टिंग है। तो जब एक अच्छा बैलेंस्ड मार्केटिंग रिसर्च का पेपर सेट किया जाएगा तो इन तमाम एरियाज़ में से सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर थोड़े से सवाल पूछ लिए जाएं और बाकी एरियाज़ को छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें सैंपल वैलिडिटी नहीं है।